हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी लोकेशन मेनली न्यूक्लियस अटैच होती है। डायग्राम में आपने जब न्यूक्लियस का डायग्राम हमने बताया था, इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है डिसकंटिन्यूअस होती है एंड इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से ये जो यहाँ क्लोज पार्ट होता है, यहाँ से इस तरीके से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो दीज मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर विच आर कनेक्ट टू दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से पता चल रहा है, रफ मीन्स अगर आपकी सरफेस अगर आप इसको टच करोगे तो सरफेस पे इस तरीके से ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER में जो सरफेस होती है ये स्मूथ होती है। तो सिंपली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये ग्रैन्यूल्स राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंट होने की वजह से इनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। दैट्स वाई दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे इनकी सरफेस पे राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन्हीं के बेस पे हम फंक्शन भी अगर पढ़ें तो फंक्शन में मेनली यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और आपको बताया था हमने कि राइबोसोम का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे जो कि राइबोसोम अब्सेंट होते हैं तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। ओके, जो ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसमें मेनली सिस्टर्नी यानी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ोगे इसमें ट्यूब्यूल्स इतनी लॉन्ग नहीं होती हैं, और मेनली वो वेसाइकल्स के फॉर्म में होती हैं। राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, लाइक दिस। इस तरीके से होती है। इनमें से राइबोसोम जो है अब्सेंट होते हैं। ओके, तो और इनकी लोकेशन मेनली न्यूक्लियस इस तरीके से अटैच्ड होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये सिंपल इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। इफ राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन इट्स surface then it is known as rough endoplasmic reticulum, and if ribosome is absent then it is known as a smooth endoplasmic reticulum. Okay, so it is rough endoplasmic reticulum. नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, लास्ट है, इट इज़ लाइसोसोम। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू ने इसकी डिस्कवरी की थी। एंड इट इज़ मेनली जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल में मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो ओरिजिन होता है ये या तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं या फिर RER के ब्रेकडाउन से बनते हैं। ठीक है, मेनली जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स मेनली नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों मेनली होता है? इट इज़ जस्ट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से मेम्ब्रेन होते हैं, और मेम्ब्रेन के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेनली ब्रेकडाउन का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं फूड को, या कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो मेनली ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिंपली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा ने सिंपली फूड डाइजेस्ट किया। फूड के डाइजेशन के बाद जैसे आपको पता है, जैसे सपोज दिस वन इज़ अमीबा धीरे धीरे फूड की तरफ पहले आगे बढ़ता है, और फिर फाइनली इसको फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेता है। तो जब फूड के बॉडी के अंदर जाता है, इट इज़ सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज फूड वैक्यूल।
ठीक है, फूड वैक्यूल होती है। अब इस फूड वैक्यूल जो होती है इसमें फूड तो आ गया है इसमें, लेकिन अब इस फूड को डाइजेस्ट भी करना है। तो मेनली लाइसोसोम जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम सेल्स जो होती हैं, लाइसोसोम जाके ये फूड वैक्यूल से अटैच हो जाते हैं। तो सिंपली ये इस तरीके से इससे अटैच हो गए। अटैच होने के बाद अपना जितना भी एंजाइमेटिक कंटेंट होता है ये फूड वैक्यूल में पोर कर देते हैं। सपोज दिस वन इज़ फूड वैक्यूल और ये जाके फ्यूज़ हो गए। ये फूड वैक्यूल है और ये आपका लाइसोसोम है। ये फूड इसके फ्यूज़ होने के बाद अपने जितने भी एंजाइम होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर पोर कर देते हैं, और जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है इन एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो मेनली ये फूड डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। लेकिन सुसाइडल बैग इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अगर फूड प्रेजेंट ना हो तो ये सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, if the food is not available inside the cell, then the enzyme present inside the lysosome may digest the cell itself. Cell को ही digest कर देगा. That's why it is known as suicidal bag of the cell. Okay, so this is it is lysosome. Mainly इनका function क्या होगा? It help in digestion of food. Question यहाँ से mainly पूछा जाता है आपसे कि इसको suicidal bag of the cell क्यों कहते हैं? क्योंकि मेनली जो हमने बताया इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जब डाइजेशन जब फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है तो ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फूड नहीं प्रेजेंट है तो एंजाइम सीक्रेटेड बाय द लाइसोसोम डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके बाद वैक्यूल्स के बारे में हमने आपको बताया था। वैक्यूल्स में मेनली जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। मेम्ब्रेन जो अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, इसे इस तरीके से आपने देखा होगा। जैसे अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। लिक्विड विच इज़ फिल्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल, इसको सैप कहेंगे। ओके, सिंपली सैप कहेंगे जो कि इसके अंदर फिल्ड होगा। वैक्यूल सैप ही कह सकते हैं। इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये सिंपली क्या करते हैं, जो बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं यानी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, इनको ये स्टोर करके भी रखते हैं। तो मेनली ये एक्सक्रीशन में मेन कभी कभी स्टोर करके रखते हैं और बाद में इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो दीज आर मेनली वैक्यूल्स। सिंपल 1 नंबर में इसमें पूछा जाता है टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, तो उसे टोनोप्लास्ट कहेंगे। जो सैप अंदर फिल्ड होता है उसे सेल सैप या वैक्यूल सैप कह सकते हैं। इसमें मेनली पिगमेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को कभी कभी स्टोर करता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है। वाटर बैलेंस मेंटेन करने में भी वैक्यूल का मेजर रोल है। ओके, तो इसके साथ ही लगभग आई थिंक सारे आपके पार्ट्स कवर हो गए हैं, सारे वैक्यूल्स क्लियर हो गए हैं। लास्ट में बस डायग्राम बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्लांट सेल या एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सिंपली इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब सारे सॉइल ऑर्गेनेल्स आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए इजी होगा। ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में इस तरह से मैंने बताया था, अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल ज़्यादा एनलार्ज होगी। ठीक है, प्लांट सेल है तो आपको सेल वॉल बनानी पड़ेगी, अगर प्लांट सेल नहीं है तो सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है, दिस वन इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर्स एंड लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस वन इज न्यूक्लियोपोर, जिससे ये साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है। मैंने बताया था यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गई है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने की वजह से जो लिक्विड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, और जो अंदर की तरफ है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ये डेमिग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। यहीं पर हमने बताया इस तरीके से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अटैच्ड होंगी। इट मे बी रफ मीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे।
ठीक है। यहीं पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। तो गोल्जी बॉडी हमने बताया था पोलैरिटी मेंटेन रखेंगे। इट मीन्स कॉनकेव साइड इज टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉन्वेक्स साइड इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इस तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ बनेगा। तो न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेशन में जो भी चीज़ें होंगी सिंथेसिस होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचेगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको वेसाइकल्स के फॉर्म में रिलीज़ करेगा और ये वेसाइकल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होके सेल्स या जो भी सब्सटेंस उसका वो बाहर एक्सक्रीट कर देंगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहीं पर आप माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरीके से स्मॉल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं मेनली, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मोस्टली हमने कवर कर दिए हैं। ये चैप्टर आपका हो गया है। बाकी अगर कुछ चीज़ें बची होंगी वो आपको बाद में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। मेनली आपका इतना पार्ट आपका सेल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। थैंक यू।